हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। आज शुरू करते हैं क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। चैप्टर शुरू करने से पहले उसका मतलब समझते हैं। तो पावर शेयरिंग होता क्या है? आसान भाषा में बात करें तो पावर शेयरिंग एक अरेंजमेंट है जिसमें दो लोग या ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल या कोई पॉलिटिकल पार्टी मिलकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं किसी भी तरह का पॉलिटिकल डिसीजन लेने के लिए। अब पावर शेयरिंग का हर कंट्री में होना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और इंडिया में पावर शेयरिंग किन किन फॉर्म्स में देखी जाती है, हम उसे आज डिटेल में पढ़ेंगे। इसे बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम दो कंट्रीज की स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बेल्जियम की स्टोरी से। तो बेल्जियम यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है जिसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है। इस कंट्री की टोटल आबादी लगभग 1 करोड़ तक है, जो कि हरियाणा की आधी पॉपुलेशन के बराबर है। अब बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। एथनिक या एथनिसिटी का मतलब है अलग अलग जाति के लोग। जैसे अगर इंडिया की एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ हिंदू भी पाए जाते हैं, सिख भी पाए जाते हैं, मुस्लिम्स भी हैं एंड क्रिश्चियंस भी हैं। इसी तरह बेल्जियम की बात करें तो इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यहाँ 59% लोग बेल्जियम के फ्लेमिश रीजन में रहकर डच भाषा बोलते हैं और दूसरी तरफ 40% लोग वलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। बचे हुए 1% जर्मन में बात करते हैं। अब ब्रुसेल्स की बात करें तो यहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और केवल 20% लोग ही डच बोलते हैं। वलोनिया रीजन में रहने वाली फ्रेंच कम्युनिटी अमीर और पावरफुल थी, इसलिए माइनॉरिटी कम्युनिटी होने के बावजूद भी उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का पूरा बेनिफिट मिला। इस तरह 1950 और 1960 में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में काफी इश्यूज डेवलप होने लगे, जबकि ब्रुसेल्स में कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम नजर आई। वहां डच स्पीकिंग कम्युनिटी माइनॉरिटी में थी। ठीक, तो ये तो था बेल्जियम का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब श्रीलंका की स्टोरी भी एक बार पढ़ लेते हैं। श्रीलंका तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट के कुछ दूर ही एक आइलैंड है जहां लगभग 2 करोड़ लोगों की आबादी है। अब श्रीलंका की एथनिक कॉम्पोजिशन भी पढ़ लेते हैं। अब इनकी बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन है। मेजरली यहाँ दो ही सोशल ग्रुप्स हैं। पहला सिन्हाला भाषा बोलने वाले जो अराउंड 74% हैं और दूसरा तमिल बोलने वाले जो कि 18% हैं। तमिल्स आगे दो सब ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। श्रीलंकन तमिल्स जो 13% हैं आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन और इंडियन तमिल्स जो कि 87% हैं। ज्यादातर सिन्हाला भाषा बोलने वाली कम्युनिटी बुद्धिस्ट धर्म को मानती है और तमिल आमतौर पर हिंदू या मुसलमान होते हैं और बचे हुए 7% क्रिश्चियंस तमिल और सिन्हाला दोनों भाषा बोलते हैं। तो ये तो थी दो कंट्रीज बेल्जियम और श्रीलंका की ब्रीफ स्टोरी। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि इन कंट्रीज ने इस डाइवर्स पॉपुलेशन को एक साथ मैनेज कैसे किया। तो श्रीलंका की इस डाइवर्स पॉपुलेशन होने से वहां की कम्युनिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ा ये जानते हैं। श्रीलंका 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। सिन्हाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी तो उनकी ही गवर्नमेंट बनाई गई। सिन्हाला गवर्नमेंट होने की वजह से सिन्हाला कम्युनिटीज को ज्यादा फेवर्स मिलने लगे। यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब्स में भी प्रेफरेंस मिलने लगी। गवर्नमेंट के इन स्टेप्स के कारण वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कि श्रीलंकन तमिल्स थे बहुत लेफ्ट आउट फील करने लगे। उनके मन में ये भावना आ गई कि गवर्नमेंट पॉलिसीज उनकी कम्युनिटी के लिए ना ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं, ना ही उनके इंटरेस्ट और पॉलिटिकल राइट्स को इंपॉर्टेंस दे रही है। इस कारण दोनों कम्युनिटीज के बीच में डिफरेंसेस पैदा होने लगे। श्रीलंकन तमिल्स ने बहुत कोशिश करी कि उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियली मान्यता मिले और हर जगह बराबरी का हिस्सा मिले, पर उनकी डिमांड्स हर बार टाली गई। तो श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म देखने को मिला। इसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी ये मान लेती है कि केवल वो ही पूरी कंट्री को रूल कर सकते हैं किसी भी तरह के मेजर्स अपना के, और माइनॉरिटी कम्युनिटी पर अपने डिसीजंस थोप सकती। श्रीलंकन तमिल्स की रेपिटेटिव डिमांड्स जब खारिज करी गई तो दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे को स्टैंड ही नहीं कर पाई और सिविल वॉर शुरू हो गया। सिविल वॉर क्या होता है? एक बहुत ही वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें अपोजिंग ग्रुप्स आपस में इतना एंटी हो जाते हैं कि अपने राइट्स और पॉइंट प्रूव करने के लिए
कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये कंडीशन इतनी इंटेंस हो जाती है कि बिल्कुल वॉर की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसे सिविल वॉर कहते हैं। अब इस सिविल वॉर की वजह से हजारों की तादाद में दोनों कम्युनिटीज में लोग मारे गए और बहुत फैमिलीज को कंट्री से ही निकाल दिया गया। कईयों का रोजगार भी छीन लिया गया। ये सिविल वॉर सन 2009 में खत्म हुआ, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही सीवियर था और कई साल तक कंट्री की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ अफेक्टेड रही। अब देखते हैं दूसरी तरफ बेल्जियम ने अपनी कॉम्प्लेक्स पॉपुलेशन की नीड्स को मैनेज कैसे किया। बेल्जियम का तरीका बिल्कुल अलग था। सन 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार बदला गया और एक नया और इफेक्टिव मॉडल तैयार किया गया। दोनों कम्युनिटीज को गवर्नमेंट में बराबरी का दर्जा मिला। कोई एक कम्युनिटी सिंगल तरफा डिसीजंस नहीं ले सकती थी। वहां की स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती थी। दोनों की डिसीजन मेकिंग अलग थी। ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, सेपरेट गवर्नमेंट पर वर्क करता था और दोनों कम्युनिटीज का उसमें भी बराबर पार्टिसिपेशन था। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती थी वहां, जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता। इसके मेंबर्स को एक लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटी इलेक्ट करती थी, डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग, फिर चाहे वो कंट्री के किसी भी कोने में क्यों ना रहती हो। ऑल्दो बेल्जियम मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड था, बट कहीं ना कहीं इस मॉडल ने अलग अलग कम्युनिटीज को बहुत हेल्प किया। तो अब इन दो स्टोरीज से हमने क्या सीखा? दोनों कंट्री में डेमोक्रेसी है, बट जहां पावर शेयरिंग की बात आती है, दोनों कंट्रीज ने इसे बहुत डिफरेंटली डील किया। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग की, जबकि श्रीलंका ने पावर शेयर करने के लिए साफ साफ मना कर दिया। बेल्जियम की गवर्नमेंट को समझ आ गया था कि कंट्री की यूनिटी तभी पॉसिबल है जब हर कम्युनिटी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और उनके इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करी जाएगी। उनके इस स्टेप से दोनों कम्युनिटीज ने एक दूसरे के इंटरेस्ट को पूरी रिस्पेक्ट दी और पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस को समझा। दूसरी तरफ श्रीलंका को लगा कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी पावर सप्रेस करके और अपने डिसीजंस माइनर कम्युनिटी पे थोप देगी तो कंट्री में यूनिटी क्रिएट कर सकती है। पावर शेयरिंग हर कंट्री में होनी चाहिए। क्यों? तो इसके दो मेजर रीजंस हैं। पहला, पावर शेयरिंग के कंट्री में होने से अलग अलग कम्युनिटीज की आपस में लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहते और स्टेबिलिटी बनी रहती है। और इसका प्रूफ ये दो स्टोरीज हैं जिसपे हमने अभी पूरी स्टडी करी है। ये हुआ प्रूडेंशियल रीजन। दूसरा आता है मॉरल रीजन कि डेमोक्रेसी इसी बात पे तो बेस्ड है कि ज्यादा से ज्यादा पावर शेयर हो और एक अच्छी गवर्नमेंट हमेशा पावर शेयर करती है। तो हमें ये तो पता चल गया कि पावर शेयरिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखते हैं पावर शेयर कैसे करते हैं। तो पहला तरीका है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी गवर्नमेंट अलग अलग ऑर्गन्स में पावर डिवाइड कर दे, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसे इम्प्लीमेंट करना और जुडिशरी का काम है नजर रखना ताकि कोई इन पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे। किसी भी एक ऑर्गन को अल्टीमेट पावर नहीं दिया गया है, सब एक बैलेंस की तरह चलते हैं, इसलिए इस पूरे सिस्टम को हम चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहते हैं। ठीक, दूसरा है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें डिफरेंट लेवल्स पे गवर्नमेंट बनाई जाती है और पावर को बांटा जाता है। इसमें हर लेवल के पास डिफरेंट पावर्स होती हैं, जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और इस सिस्टम को हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। अब तीसरा तरीका पढ़ते हैं। हम लोग रिलीजन या लोगों की लैंग्वेज के बेसिस पे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी पावर को डिवाइड करते हैं। जैसे हमने बेल्जियम की केस स्टडी में पढ़ा था, यहाँ एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती है जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट है, लैंग्वेज पे बेस्ड थी। ठीक, तो तीसरा हमारा क्या हो गया? लैंग्वेज या रिलीजन के बेस पे सोशल ग्रुप्स में पावर को डिवाइड करना। चौथा और आखिरी तरीका है कि पॉलिटिकल पार्टीज या डिफरेंट ग्रुप्स आपसी सहमति और देश के हित में पावर बांट ले। इसे कोएलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ खत्म हुआ पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर, पावर शेयरिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व जरूर करिएगा। कहीं डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।